क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक हैं। आज हम पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड टेट की जो परीक्षा है यह सितंबर माह में देने की योजना सरकार बना रही है। इसके लिए सरकार अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जेटेट के सिलेबस को लेकर हंगामा मचा हुआ है और हंगामा मचना वाजिब भी है। झारखंड टेट की जो परीक्षा है वो 1 to 5 के शिक्षकों और 6 to 8 के शिक्षकों के लिए ली जाती है और जो सिलेबस का स्तर है वह निश्चित रूप से स्नातक स्तरीय होने के साथ साथ बहुत भास्ट कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्नातक स्तर कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, लेकिन स्नातक स्तर पर भी हम उस सिलेबस को छांट सकते हैं। जैसा कि टीजीटी की परीक्षा में जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का जो की परीक्षा ली गई है उसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को शामिल किया गया था। पुनः जब पीजीटी की परीक्षा ली गई थी उसमें भी इतना बड़ा सिलेबस कवर नहीं किया गया था। तो सिलेबस तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है और इस पर अभी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। छात्र अभी रांची में डटे हुए हैं और अखबारों के माध्यम से पता भी चला है कि इस पर संज्ञान लिया गया है और उम्मीद है कि सिलेबस को स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग या कह लीजिए कि विद्यार्थियों के मांग के हिसाब से कुछ छोटा किया जाएगा। संशोधन इसका करना मुमकिन है, संशोधन हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष मैं उन इतिहास विषय के उन टॉपिक्स को रखूंगा जिसे हमको पढ़ना है या जेटेट की तैयारी के लिए जिसे हमें देखना ही देखना होगा, जो VVI है। मैं सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स को लिखूंगा, लेकिन उसमें से कौन कौन सा VVI है या जिन्हें हम पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं उसको हम देखेंगे। संशोधन के बाद यदि झारखंड सरकार या जैक सिलेबस में संशोधन भी करती है तो संशोधन के बाद भी मेरे हिसाब से उस टॉपिक को शामिल किया जाएगा जो हम यहाँ पे आज बताने वाले हैं। तो मेरा वीडियो आप देखते रहिए। मैं अभी आप लोगों को इतिहास के सभी 5 जो टॉपिक्स हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, झारखंड का इतिहास और विश्व का इतिहास, इसमें से जो टॉपिक्स दिए गए हैं इन 5 बिंदुओं में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से कौन कौन सा टॉपिक्स VVI है, आज हम उन सब टॉपिक्स को देखेंगे। तो आप लोगों के समक्ष प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमें जो सिलेबस जारी किया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 9 टॉपिक्स दिया गया है और इन 9 टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यह 9 टॉपिक्स हमारे संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करता है और यदि हम इसको ढंग से पढ़ें तो केवल और केवल प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने में हमें 6 महीने का समय लग सकता है। तो आज हम बताएंगे कि यदि जैक संशोधन करती है, यदि जैक सिलेबस में संशोधन करती है तो संशोधन के बाद भी कौन कौन सा टॉपिक्स रह सकता है या कौन कौन सा टॉपिक जो VVI की श्रेणी में आता है जिसे हमको पढ़ना ही पढ़ना होगा। फिर हम सेकेंड ग्रेड की श्रेणी में रखेंगे कि सेकेंड जो कैटेगरी में रखेंगे कि इसको एक बार सरसरी निगाह से देखना है। फिर एक तीसरा श्रेणी में भी हम कुछ टॉपिक्स को रखेंगे जिसको अगर ना भी देखें तो चलेगा या फिर कहें कि सिलेबस जब संशोधन होगा सिलेबस का तो हो सकता है उन टॉपिक्स को हटा दिया जाए। तो 1 नंबर में आता है स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। यानी कि प्राचीन भारत को हम जैसे ही निकालते हैं या प्राचीन भारत के इतिहास के जैसे हम बात करते हैं वैसे ही हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि आखिर प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के हमारे क्या स्रोत है, हम कैसे प्राचीन भारत के इतिहास को जानते हैं। तो पहला जो टॉपिक्स है यह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके महत्वपूर्ण होने के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है कि यह पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में और टीजीटी की परीक्षा में, दोनों ही परीक्षाओं में इस सिलेबस में इसको रखा गया था और जेटेट की परीक्षा में भी इसको शामिल किया गया है। तो उस लिहाज से यह जो स्रोत है यह हमें निश्चित रूप से देखना होगा। अब हम बारी आती है पाषाण काल की बारी आती है। तो पाषाण काल जो है यह प्राक ऐतिहासिक काल के
का हिस्सा है ये, तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको सेकेंड ग्रेड के इंपॉर्टेंस में रखते हैं। VVI नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमको एक बार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है हड़प्पा सभ्यता, इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता, इसको भी मैं VVI की श्रेणी में रखता हूं। और VVI की श्रेणी में रखने के पीछे की जो वजह है वो यह है कि यह 12 के सिलेबस में, 12 आर्ट्स का जो सिलेबस है NCERT का, उसमें इसको शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता यह हमारे सिलेबस का हिस्सा होगा और इसे हमें बिल्कुल ढंग से देखना होगा। इसकी हमें जो है तैयारी अच्छी तरह से करनी होगी। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता को मैं बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से वैदिक सभ्यता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यह आद्य ऐतिहासिक काल का विषय है और इसको हमारे 11 के सिलेबस में या 9 के सिलेबस में, 10 के सिलेबस में, 11 के सिलेबस में, 12 के सिलेबस में नहीं शामिल किया गया है। और ना ही वैदिक सभ्यता को TGT की परीक्षा और PGT के सिलेबस में ही शामिल किया गया था। तो इसलिए हम वैदिक सभ्यता को मैं इंपॉर्टेंस की श्रेणी में नहीं रखता हूं, यह उतना जरूरी नहीं है पढ़ना। यदि संशोधित सिलेबस के बाद यदि इसको शामिल किया जाता है कि संशोधन के बाद भी वैदिक सभ्यता रहता है, तो फिर हम इसको देख लेंगे बाद में। अब हम बारी आती है 5th पॉइंट की, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसको मैं VVI की श्रेणी में नहीं रखता हूं, लेकिन इसे पढ़ना जरूरी है, यह इंपॉर्टेंट है। भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हमें पढ़ना चाहिए। इसे हम A ग्रेड में नहीं रखेंगे, इसको हम B ग्रेड की श्रेणी में रखेंगे। इसे हम बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते हैं और इसे हमको बहुत ज्यादा समय देने की भी जरूरत नहीं है। अब बारी आती है 6ठे पॉइंट्स की, मगध का उत्कर्ष एवं मौर्य वंश। मैं इसको भी VVI के श्रेणी में रखता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो मगध का उत्कर्ष है और मौर्य वंश, प्राचीन भारत के इतिहास में यदि सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है स्रोत के बाद, तो वो है मगध का उत्कर्ष और मौर्य वंश। इसलिए क्योंकि यह हमारे 11-12 के सिलेबस को में भी इसको कवर किया गया है और यह TGT और PGT की परीक्षा में भी इसको शामिल किया गया था। तो हम इसको किसी भी सूरत में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि संशोधन होता है तो संशोधन के पश्चात भी मगध साम्राज्य और मौर्य वंश, ये दो टॉपिक निश्चित रूप से सिलेबस का हिस्सा रहेगा। अब हम बात करते हैं उत्तर मौर्य की काल की बात करते हैं, जिसमें शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है, कुषाण वंश है। तो उत्तर मौर्य की अगर बात करें तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे आप अभी फिलहाल पार कर सकते हैं, इसे बिना पढ़े आप आगे बढ़ सकते हैं और इंतजार कीजिए संशोधन जो होगा, संशोधन के बाद यदि यह शामिल किया जाएगा तो ही इसको हम देखेंगे, अन्यथा इसको देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं गुप्त एवं वर्धन वंश का काल। तो गुप्त एवं वर्धन वंश का काल को भी मैं B ग्रेड की श्रेणी में रखता हूं इंपॉर्टेंस के हिसाब से, क्योंकि इसको भी TGT और PGT की परीक्षा में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए गुप्त काल और हर्षवर्धन के काल को हम सेकेंड ग्रेड की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि इसे हमें पढ़ना है लेकिन बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा हम डीप जाएंगे तो बाद में पता चला कि संशोधन के बाद जो इसको हटा दिया गया है, इसलिए इसको हमको लाइटली लेके चलना है। अब हमारी दक्षिण भारत के राजवंश की चोल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव और संकर। तो इसको भी अभी फिलहाल संशोधन का हम इंतजार करेंगे, जब तक संशोधन वाली सूची नहीं आ जाती है या कह लीजिए कि सिलेबस में संशोधन नहीं हो जाता है, तब तक दक्षिण भारत के राजवंशों को हम नहीं देखेंगे। अगर हम देखते हैं तो हमारा सिलेबस निश्चित रूप से बहुत बड़ा हो जाएगा और हम फिर इतिहास में ही उलझकर रह जाएंगे। अंतिम जो टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास का, वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राजपूत आते हैं। तो यह भी जो है हम फर्स्ट फेज में इसको हम लोग क्रॉस करके चलेंगे। फर्स्ट फेज की तैयारी में हम त्रिपक्षीय संघर्ष को भी नहीं लेंगे। हालांकि सिलेबस जब जारी किया जाएगा तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से किसी एक टॉपिक्स को का चयन किया जाएगा, या तो दक्षिण भारत के राजवंश का चयन किया जाएगा या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष का किया जाएगा। तो उस समय देख लिया जाएगा, जो सिलेबस का हिस्सा होगा हम उसे पढ़ लेंगे। अब बारी आती है
मध्यकालीन भारत के इतिहास की। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी देखेंगे कि किस टॉपिक को हमको पढ़ना है और किसको हमें आगे बढ़ के छोड़ देना है। अब बारी आती है मध्यकालीन भारत के इतिहास की। यदि मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर सिलेबस में 6 टॉपिक्स को शामिल किया गया है और इन 6 टॉपिक्स को देखकर आप यह गलतफहमी का शिकार न हो जाए कि इसमें काफ़ी कम टॉपिक्स को शामिल किया गया है या कहिए कि इसमें जो है इसका सिलेबस थोड़ा सा छोटा किया गया है। आप देख सकते हैं कि अरब का आक्रमण होता है 712 ईस्वी में और मुगल साम्राज्य, मुगल राजवंश की जो समाप्ति होती है अंततः वो होती है 1857 ईस्वी में। अब आप समझ सकते हैं कि 712 से लेकर 1857 ईस्वी के इतिहास को हमें पढ़ना है। अब आप समझ सकते हैं कि इसके इतिहास को पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा। भले टॉपिक इसमें मात्र 6 है लेकिन इसमें लगभग 8 और 2 3 1100 वर्षों का इतिहास को शामिल किया गया है। खैर हम केवल और केवल उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जो VVI की श्रेणी में आता है और उसमें से सबसे 1 नंबर में है अरबों का आक्रमण। तो अरब आक्रमण आमतौर पर इसको VVI की श्रेणी में ही रखा जाता है। इसके पीछे 2 रीजन है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखने के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन यह है कि मुस्लिम शासकों की जो शुरुआत होती है या भारत में इस्लामी राज्य की जो शुरुआत होती है वो इसी अरब आक्रमण के साथ होती है या कहिए कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत इसी 712 के बाद होती है। और दूसरा रीजन क्या है कि पीछे जो TGT और PGT की जो परीक्षा ली गई थी उन दोनों ही परीक्षाओं के सिलेबस में अरबों के आक्रमण को शामिल किया गया है। तो मेरे हिसाब से अरब आक्रमण को पढ़ लेना चाहिए और यह इसका जो है बहुत डीप आपको जाना नहीं है, यह बहुत संक्षिप्त एक तरह से कहिए कि उसको आप आराम से संक्षिप्त विवरण इसका देखेंगे तो काम चल सकता है। अब बारी आती है 2 नंबर में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को मेरे हिसाब से इसको देखने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ना तो TGT की परीक्षा में शामिल किया गया था और ना ही इसे PGT की परीक्षा में शामिल किया गया है और यह जो है इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको नहीं रखते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो अभी फिलहाल मैं जो सलाह देता हूं या मेरे हिसाब से अभी इसको आप लोग पेंडिंग की श्रेणी में रखिए क्योंकि यदि इसको आप पढ़ेंगे तो फिर आपको एक लंबा इतिहास पढ़ना पड़ जाएगा। 1206 से लेकर 1526 के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा और इसको यदि आपने पढ़ना एक बार शुरू कर दिया तो आपका बहुत ज्यादा समय किल होगा। इसलिए इसको आप तब तक के लिए पेंडिंग में डाल दें जब तक कि संशोधित सिलेबस नहीं आता है। संशोधन के बाद यदि इसको सिलेबस में ऐड किया जाता है तो उस समय आप देख सकते हैं इसको। अगर नहीं ऐड करता है तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। चौथा जो टॉपिक्स है यह स्वतंत्र प्रांत, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी शासन। तो स्वतंत्र प्रांत में जो विजयनगर साम्राज्य है इस विजयनगर साम्राज्य को मैं VVI की श्रेणी में रखता हूं। इसके पीछे की जो वजह है इसमें भी 2 रीजन है। पहला रीजन है कि 712 ईस्वी से लेकर 1857 के बीच का जो इतिहास रहा है वो मुगलों का रहा है। दिल्ली सल्तनत यानी कि कह लीजिए कुल मिलाकर ये इस्लामिक इतिहास है और इस इस्लामिक इतिहास में विजयनगर साम्राज्य इकलौता जो है हिंदू शासक जिसने दक्षिण भारत में लगभग 200 वर्षों तक उसने शासन किया। 1336 से 1565 ईस्वी तक, तो लगभग 200 वर्षों तक उसका शासन रहा है दक्षिण भारत में। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रीजन है कि इसे भी TGT की परीक्षा में सिलेबस का हिस्सा बनाया गया था और PGT की परीक्षा का भी सिलेबस का हिस्सा इसको बनाया गया था। तो हम स्वतंत्र प्रांत में विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे और जब हम विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे तो बहमनी शासन उसके पैरेलल में चलता है, उसके समानांतर में चलता है, तो हल्का फुल्का हम उसको देख के निकल सकते हैं। अब बारी आती है 5वें पॉइंट्स की जो है भक्ति और सूफी आंदोलन।
तो मैं इसमें भी मेरी राय यही रहेगी कि इसको अभी आप लोग इसको पेंडिंग की सूची में डालिए जब तक कि संशोधित सिलेबस नहीं आता है। संशोधित सिलेबस आने के बाद यदि ये टॉपिक का हिस्सा रहेगा, सिलेबस का हिस्सा रहेगा, तो आप इसे देख लीजिए। अगर सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा तो इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही सिलेबस बहुत बड़ा है। आप जितना इसको शॉर्ट कर सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा। अंतिम है मुगल राजवंश और शिवाजी। तो मुगल राजवंश और शिवाजी जो है यह VVI की श्रेणी में आता है और इसे आप किसी भी रूप में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर परिस्थिति में आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, चाहे सिलेबस का संशोधन हो या नहीं हो, क्योंकि संशोधन के बाद ही मुगल साम्राज्य को और शिवाजी को छांट नहीं सकता है, क्योंकि मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसका रीढ़ है मुगल राजवंश, रीढ़ है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो ये तो था हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो इंपॉर्टेंट VVI की श्रेणी में जिसको मैंने रखा था। एक है अरब आक्रमण VVI की श्रेणी में, दूसरा हमने रखा स्वतंत्र प्रांत, इसको VVI की श्रेणी में रखा है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और तीसरा मुगल राजवंश और शिवाजी को मैं VVI की श्रेणी में रखता हूं। अब बात करते हैं हम आधुनिक भारत के इतिहास की। यदि हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखते हैं तो इसमें कुल मिलाकर 10 टॉपिक्स को शामिल किया गया है। इन 10 टॉपिक्स को यदि हम देखें तो निश्चित रूप से हमें 1606 से लेकर 1947 के इतिहास को देखना होगा, यानी कि अंग्रेजों के आगमन से लेकर भारत के आजादी तक का इतिहास। लेकिन इसमें से हमको पढ़ना कौन कौन सा है, कौन कौन सा टॉपिक्स जो है वो VVI की श्रेणी में आता है, पहले हम उसको देखते हैं। एक नंबर में भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और औपनिवेशिक शासन की स्थापना। इसको VVI की श्रेणी में भी नहीं रखना है, इसे आप पेंडिंग लिस्ट में रखिए। संशोधन के बाद यदि इसको शामिल किया जाता है तो फिर इसको आपको देखना है, अन्यथा इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह है यह VVI की श्रेणी में आता है। इसे आप किसी भी सूरत में हल्के में नहीं ले सकते हैं और इसे आप लोगों को बिल्कुल डीपली इसका आपको स्टडी करना होगा। इसके पीछे भी 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि 12 के सिलेबस में इसको शामिल किया गया है, ये 12 के सिलेबस का हिस्सा है, और दूसरी बात है कि TGT की परीक्षा में और PGT की परीक्षा में दोनों ही परीक्षा में इसे शामिल किया गया है। इसलिए 1857 के विद्रोह को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसे हमें हर हाल में पढ़ना ही होगा। अब है टॉपिक नंबर 3, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो मेरे हिसाब से गवर्नर जनरल और वायसराय ये उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं लगता है हमको। हम इसको भी पेंडिंग की सूची में डालते हैं, इसको भी हम लोग अभी नहीं देखेंगे। और अगर यदि इनके सिलेबस को दोबारा अगर जारी किया जाता है संशोधन के बाद और उसमें शामिल किया जाता है तो ही हम इस पर गौर करेंगे। चौथा है विभिन्न चार्टर अधिनियम और वायसराय का कार्यकाल। तो इसमें भी मेरे हिसाब से यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम पेंडिंग की श्रेणी में डालेंगे। इसको भी हमें अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है जब तक कि संशोधित लिस्ट ना आ जाए, और बहुत हद तक यह मुमकिन है कि संशोधन के बाद ये दोनों टॉपिक्स तो खैर हटा ही दिया जाएगा। अब है 5वां जो टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन तथा प्रमुख संस्था। यह जो 5वां टॉपिक है यह VVI की श्रेणी में आता है। सामाजिक सुधार आंदोलन को आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। इसमें राजा राम मोहन राय इसको देखना ही होगा, या VVI की श्रेणी में आता है। और इसके पीछे भी 2 रीजन है। पहला रीजन है इसको TGT PGT की परीक्षा में शामिल किया गया था और यह NCERT के अकॉर्डिंग है। अब 6ठा जो टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना तथा नरम दल एवं गरम दल। तो इस टॉपिक्स को भी हम VVI की श्रेणी में रखते हैं। इसे भी आपको पढ़ लेना है, सिलेबस छोटा करे ना करे, लेकिन इसे हम पहले नजर में इसको हमको देखना होगा और इसे पढ़ना ही होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत के इतिहास में यदि सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है गांधी युग, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन इसके अंतर्गत हमको देखना होगा असहयोग आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। फिर देखना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया।
और फिर तीसरा जो बड़ा आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। इसे भी गांधी जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। यानी कि कहें कि 1919 से लेकर 1947 का जो दौर है इसे हम लोग गांधी युग कह दें तो गलत नहीं होगा। और इसके इस बीच में जो आंदोलन हुए हैं लगभग वो सारे गांधी जी के नेतृत्व में ही लड़े गए हैं। तो इसे हमें देखना ही होगा, या बिल्कुल ये बीबीआई की श्रेणी में आता है, इसे आप किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आता है तीसरा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो इस क्रांतिकारी आंदोलन को भी वर्तमान में आप इसको पेंडिंग की सूची में रखिए, दोबारा जो लिस्ट आएगा उसमें यदि देता है तो ही पढ़ना है, अन्यथा इसको नहीं पढ़ना है। नौवां जो टॉपिक है सांप्रदायिकता का विकास। इस सांप्रदायिकता के विकास को भी मैं कहूंगा कि इसे भी पेंडिंग की सूची में डाल दीजिए, क्योंकि सांप्रदायिकता का विकास जो है यह टीजीटी पीजीटी के सिलेबस का यह हिस्सा नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से आगे जेटेट का भी ये हिस्सा नहीं रहना चाहिए। यदि रहता भी है तो इससे क्वेश्चन आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लगभग नहीं ही आएगा। अब है अंतिम जो टॉपिक है 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट और आजादी की प्राप्ति। तो इसे हम लोग वीवीआई की श्रेणी में तो नहीं रखते हैं, लेकिन इसको हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में रखते हैं और इसे हम लोगों को पढ़ना होगा। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमें कितने टॉपिक्स को देखना होगा? 1 2 3 4 और 5। हम 5 टॉपिक्स को यदि बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास को हम लगभग कवर कर लेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से हम उसका जवाब देने में सफल हो जाएंगे। अब बारी आती है विश्व इतिहास की। तो अब हम बात करते हैं इतिहास के चौथे खंड का, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और वो है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक को शामिल किया गया है। इन 7 टॉपिक्स की यदि हम बात करें तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति है, इसको हम वीवीआई की श्रेणी में रखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति यह विश्व के इतिहास में घटने वाली एक प्रमुख घटना थी, जिसके बाद विश्व इतिहास में लोकतंत्र के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता आई और यूरोप के अलग अलग देशों में गणतंत्र की स्थापना के लिए कई आंदोलन हुए। तो फ्रांसीसी क्रांति को हम वीवीआई की श्रेणी में रखते हैं। इतिहास के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। जहां तक बात है नेपोलियन बोनापार्ट की, तो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट ये दोनों साथ साथ लगभग चलेंगे, क्योंकि इसका भी कार्यकाल 1799 से 1815 तक का है और हम इसको भी संक्षिप्त रूप से देख ही लेंगे, इसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब है तीसरा टॉपिक मैटरनिटी युग। इसको हम मेरे हिसाब से अभी पेंडिंग की सूची में रखिए, जब तक कि कोई दूसरा सिलेबस जारी नहीं हो जाता संशोधित। अगर नहीं होता है तो इसको हम लोग पार कर देंगे और इसको नहीं पढ़ना है। अब बारी आती है चौथे टॉपिक की, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण। यह वीवीआई की श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की श्रेणी में है, इसलिए क्योंकि इसको 9th के एनसीईआरटी किताब में दिया गया है, इसको 10th में शामिल किया गया है, 10th के एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। तो जर्मनी और इटली का एकीकरण, हालांकि इसको बहुत ज्यादा डीपली जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग लाइटली भी देख लें तो काम चलेगा। अब बारी आती है प्रथम विश्व युद्ध की, तो इसे हम लोगों को देखना पड़ेगा, लाइटली देखना पड़ेगा। हम वीवीआई तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको हम निश्चित रूप से रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और पेरिस की संधि, इसको हम अभी फिलहाल पेंडिंग की स्थिति में रखते हैं, इसको अभी नहीं देखना है। 7वां जो टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्र संघ, इसको हम वीवीआई की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर विश्व के इतिहास में एक फ्रांसीसी क्रांति को देखना है, नेपोलियन को भी देख लेना है, दूसरा टॉपिक है। तीसरा जर्मनी और इटली के एकीकरण को देखना है, इसको बहुत डीपली नहीं देखना है, इसको लाइटली देखना है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध को इसको देखना ही देखना है, और अंत में एक द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हमें देखना होगा। कुल मिलाकर 1 2 3 4 और 5 टॉपिक को हमें
हर हाल में पढ़ना है। अब बारी आती है झारखंड के इतिहास की। तो झारखंड के इतिहास की यदि हम बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 7 टॉपिक को शामिल किया गया है। और इन 7 टॉपिक्स में मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसमें है एक, जनजातियों की प्रमुख जनजातीय विद्रोह। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो जनजातीय विद्रोह हुए उसे हमको हर हाल में देखना होगा। दूसरा जो वीवीआई की श्रेणी में आता है वो है टाना भगत विद्रोह या टाना भगत आंदोलन। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें हर हाल में देखना होगा। तीसरा है बिरसा मुंडा उलगुलान, इसको भी हम वीवीआई की श्रेणी में रखते हैं। और चौथा जो है झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति, यह भी जो है वीवीआई की श्रेणी में आता है। यानी कि कुल 7 टॉपिक्स में 4 टॉपिक्स जो आपके हैं वो वीवीआई की श्रेणी में आते हैं। और झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसको हम वीवीआई तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में रखेंगे, इसको आप लाइटली देख सकते हैं। रही बात झारखंड की प्रमुख जनजातियां, अभी फिलहाल इसको आप पेंडिंग की श्रेणी में रख सकते हैं। और दूसरा है झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य का निर्माण, इसको भी अभी फिलहाल वर्तमान समय में आप पेंडिंग रख के चल सकते हैं। तो ये था भारत के इतिहास का सिलेबस और सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें कवर करना है, जो हमें जेटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से हम पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक्स जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसको हमें पढ़ना शुरू करना है, जिसमें से 1 नंबर में जो मेरा पहला जो एपिसोड आना है वो आएगा पाषाण काल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।